नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जो चीनी प्रोपेगेंडे पर चलते हैं या जो बाहर की एजेंडाधारी संस्थाओं से फंडिंग लेते हैं गैर कानूनी तरीके से, अब तो जिस तरह से न्यूज़ क्लिक पर 184 करोड़ का वसूली का नोटिस ठोका गया है, तो उससे आपको लगता है कि बाकी पूरी जमात के भी कान खड़े हो गए होंगे, नंबर उनका भी लगने वाला है? देखिए, हो क्या रहा था उस समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार चुने गए। कांग्रेस को, पूरे वामपंथी इकोसिस्टम को, इन सबको लग रहा था कि चूंकि मनमोहन सरकार के खिलाफ एक देश में हवा बन गई थी, अन्ना का आंदोलन चला था, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक माहौल बन गया था, उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया और अब चलो 5 साल इनको निकाल लेते हैं, झेल लेते हैं। 2019 तो हमारा है ही, क्योंकि इससे पहले जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसकी वापसी भी होती रही। जैसे 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 77 में जब चुनाव हुए तो लोगों ने उनको उखाड़ फेंका, लेकिन जो जनता पार्टी की आपसी लड़ाई थी उसके चलते मोरारजी भाई की सरकार टूट गई, फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई कांग्रेस के सहयोग से। वो एज प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए। जिस दिन पार्लियामेंट खुलनी थी और वो घर से रवाना हुए, उसी समय इंदिरा गांधी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। तो वो पार्लियामेंट जाने के बजाय सीधे राष्ट्रपति भवन गए, अपना इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में बाद का अगर देखें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 80 में, फिर उनकी हत्या के बाद 84 में 414 सीटें लेकर के राजीव गांधी आए, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन पनडुब्बी, बोफोर्स और तमाम दूसरी चीजें उनके गले ऐसी पड़ी कि 1989 में उनका भी पतन हुआ और फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह की सरकार भी नहीं चलने दी गई, वो साल भर के भीतर गिर गई 13 महीने में, और फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से बने, उनकी भी सरकार ये कहकर के गिरा दी गई कांग्रेस के द्वारा कि राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 जवान जासूसी कर रहे थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव आ गए, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है वो 96 तक चली। मनमोहन सिंह आप जानते ही हैं, उनके समय में कितना भ्रष्टाचार, मिसरूल, मुद्रास्फीति 10 से ऊपर, तमाम जितना भी था, तो लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने इनको बदल कर, और बदला ही नहीं, कांग्रेस आजादी के बाद से सबसे न्यूनतम स्कोर 44 पर सिमट गई। और किसके नेतृत्व में हुआ था चुनाव? राहुल गांधी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह के कारनामों पर। तो इनको लगा कि चलो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आ गए हैं, पर 2019 में तो बदल ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 2019 में तो 2014 से भी ज्यादा सीटें आ गई, 303 सीटें तो अकेले बीजेपी की आ गई थी और एनडीए की मिलाकर के 353 सीटें आ गई थी। तो उसके बाद ये आपे से बाहर हो गए, पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस, वामपंथी, इसलिए इन्होंने ना पार्लियामेंट चलने दी, ना दूसरे काम, और फिर वो सारे तौर तरीके और हथकंडे और जो जो एक्चुअल में बाहरी ताकतें, जिनमें अमेरिका से लेकर के, डीप स्टेट से लेकर के, चाइना और ये पन्नू सन्नू जितने भी हैं, ये सब शामिल थे, ये सब लग गए। और उसी दौर में 2019 के बाद ही ये दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन भी चला और चीन ने अपनी फंडिंग बढ़ा दी। कहाँ कहाँ से किस किस को पैसा पहुंचाया गया, वो किस तरह के आर्टिकल लिख रहा था, किस तरह का माहौल बना रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध, क्योंकि मोदी जी ने एक अपराध कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अब आत्मनिर्भर देश बनेंगे। आत्मनिर्भर देश बनेंगे मतलब चीन वालों का सामान अब धीरे धीरे करके हम खरीदना बंद करेंगे, आयात करना बंद करेंगे। पश्चिमी देशों से भी जो तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र लेते हैं वो भी अल्टीमेटली बंद करेंगे, अपने यहाँ उनका उत्पादन शुरू करेंगे।
मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में, हाँ, तो सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यार इस आदमी को हटाओ। और जो यहाँ सौदों की दलाली से पोबारा करते थे, 7-7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेते थे, जो अच्छा डीबीटी योजना से जो बीच में खाने वाले दलाल किस्म के लोग थे, उनकी दुकानदारी बंद हो गई, उनके अकाउंट में पैसा जाना बंद हो गया। सीधा करीब 40 लाख करोड़ रुपया लोगों की जेब में गया, खाते में गया, उनके पास नहीं गया। तो सबको लगा कि यार इसको हटाओ। तो उसी दौर में ये हुआ है। न्यूज़ क्लिक जैसे पता नहीं और कितने पोर्टल होंगे और कितने यहाँ सफेद हाथी बैठे होंगे या चालाक लोमड़े बैठे होंगे, जिन्होंने चीन की फंडिंग दूसरे देशों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या दूसरे स्रोतों के जरिए ली। चीन का ही कोई जाना माना उद्योगपति जो अब अमेरिका बेस है, उसके द्वारा ये न्यूज़ लॉन्ड्री पोर्टल को, उसकी कंपनी को बहुत बड़ा पैसा दिया गया था। और ये मैं 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2020 में ही पकड़ में आ गया था और 2020 में ही इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। दिल्ली की जो अपराध शाखा है दिल्ली पुलिस की, उसने मामला भी दर्ज कर लिया था। बाद में ये ईडी के पास गया, इसकी शुरुआती जांच भी हुई, छापे भी पड़े थे प्रवीर पुरकायस्थ के यहाँ। लेकिन फिर असली कार्रवाई हुई अक्टूबर 2023 में, जब प्रवीर पुरकायस्थ को भी गिरफ्तार किया गया। उनका जो एचआर हेड था चक्रवर्ती, उसको भी उठाया गया, अमित चक्रवर्ती को। इसके अलावा कई पत्रकारों के यहाँ भी छापे पड़े, जिनमें अभिसार भी था, अनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय राजौरा, सोहेल हाशमी। उर्मिलेश के यहाँ भी छापा पड़ा, उनको उनको भी पूछताछ के लिए बाद में बुलाया गया। इनके इक्विपमेंट जो है वो बरामद किए गए, जब्त किए गए। और अब जाकर के ये, हाँ, इस बीच एक और कार्रवाई हुई है। शायद मई 2024 में जस्टिस बी आर गवई की अदालत, तब तक वो सीजेआई नहीं बने थे, उनकी अदालत में प्रवीर पुरकायस्थ की जमानत की अर्जी लगाई गई, याचिका लगाई गई। और उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया कि इनकी गिरफ्तारी भी अवैध थी, इनको हिरासत में रखना भी अवैध था, और रिहा कर दिया, जमानत पर रिहा कर दिया कुछ शर्तों के साथ। पीएमएलए एक्ट में बंद था भाई, यूएपीए लगाया गया था। इतने गंभीर मामले थे और उसमें इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई थी, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी उस समय। तो ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और अब पता लगा है कि फेमा के तहत जो इन्होंने गड़बड़ियां की थी, उसमें अब इन पर पेनल्टी लगी है। 60 करोड़ की पेनल्टी प्रवीर पुरकायस्थ पर लगी है, क्योंकि ये चीफ एडिटर थे और एक तरीके से ओनर भी थे। और जो कंपनी है इनकी, 120 करोड़ की पेनल्टी उस पर लगी है। सर, ये 184 करोड़ की जो पेनल्टी लगी है, जिसमें कि 64 करोड़ तो सिर्फ प्रबीर पुरकायस्थ पर ही लग गए, तो ये जो बाकी के हिस्सेदार थे, क्योंकि पैसा तो सबके खातों में आ रहा था, उसमें तो अभिसार शर्मा से लेकर ये भाषा सिंह सब शामिल थे, उर्मिलेश भी शामिल थे। आपने जैसे बताया कि इनके यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, तो अब आपको लगता है कि अभी तो नोटिस सिर्फ इन जनाब को मिला है, इन सबको भी बहुत जल्द ये पेनल्टी वाले नोटिस मिलने वाले होंगे ईडी की तरफ से या नहीं? इनको इन इनको जो पेमेंट किया गया है, वो जो आउटसोर्स किया गया, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए या आर्टिकल लिखने के लिए या दूसरे जो इनके पोर्टल पर अलग-अलग टेक्स्ट में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में सारी प्रोग्राम जाते थे या इनकी चीजें। तो आउटसोर्स में क्या अपराध बनता है, क्या नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पेमेंट कर रहे थे और जो कहीं से पैसा पकड़ रहे थे, मूल जिम्मेदार तो वो है। अब ये पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े, इनकी डिवाइसेस ली गई, फिर इनसे पूछताछ भी की गई बुला करके, समन जारी करके। तो जाहिर है इन लोगों ने सबने यही कहा होगा कि भाई क्या गोरख धंधा था और प्रवीर पुरकायस्थ ने कहाँ से लिया है, कहाँ नहीं लिया है, इसकी पैमाइश हमने तो कोई की नहीं है, हम तो कोई एजेंसी है नहीं। हमने सोचा कि ये एक पोर्टल है
और जो हमने लिखा वो अपनी बुद्धि से लिखा। लेकिन अगर ये पोर्टल चीनी प्रोपेगेंडा है हुँ। और जो चीन चाहता था वैसा सामग्री तैयार करवा रहा था, तो मैं इन सब पत्रकारों को इतना नादान तो नहीं मानता हूँ कि ये खेल को समझ नहीं रहे होंगे। क्योंकि इनके एजेंडे पर अगर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस थे और उसी के तहत ये सामग्री भी दे रहे थे, परोस रहे थे, तो फिर मैं नहीं मानता कि ये कसूरवार नहीं हैं। भागीदारी तो इनकी भी है, अपराध कितना है, कितना नहीं है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सर, इस तरह के पोर्टल या आज की तारीख में भी जो इस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मोदी विरोध में या देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप देखो ना किस तरह के आर्टिकल 100-100 डॉलर में छापे जाते हैं वॉशिंगटन पोस्ट में। यहाँ पर एक घटना होती है, तुरंत वो आर्टिकल छप जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, और वहां पर तो बताया जाता है 100 से 150 डॉलर इनको मिलते हैं। तो जब ये इस तरह की प्रोपेगेंडे वाली स्टोरीज करते हैं सर, और पैसा लेते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यूज क्लिक के लिए इनको पता ना होगा कि हमको किस लाइन पर खबर लिखनी है, किसके खिलाफ लिखनी है? तभी तो पैसा आ रहा था ना, क्योंकि रेमिटेंस, जो फॉरेन रेमिटेंस इनका आ रहा था, वो तो बाहर से ही आ रहा था ना। और कहा जा रहा है कि हम तो कुछ आउटसोर्स कर रहे थे, आर्टिकल ही तो आउटसोर्स कर रहे थे, और जो आर्टिकल उनको पसंद आएगा, उनकी लाइन पर होगा, उसी के तो पैसे मिलेंगे इनको। इतने इनोसेंट ही कैसे हो सकते हैं सर? अंजू जी, एक पूरी जमात इस देश में तैयार हो चुकी है, विदेशों में भी बैठी हुई है और इस जमात को मोटा भुगतान होता है और कौन-कौन कर रहा है, ये अपने आप में जाँच का विषय है। वो सब लोग जिनके हित प्रभावित हुए हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो सब मोटा पैसा खर्च करने को तैयार हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में एक वातावरण क्रिएट किया जाए, आंदोलन खड़ा किया जाए, विद्रोह करा दिया जाए, जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में कराया गया, फिलीपींस में कराया गया, पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलटवा दिया गया। जिस तरह म्यांमार में आंग सान सूची को फिर बाद में उठा करके जेल में डाल दिया गया। तो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और इस तरीके से चुन करके आते हैं और जो बहुत या तो राइट विंग कह लीजिए या बहुत शक्तिशाली राष्ट्रवादी हैं और जिनका अगर कोई एजेंडा है तो राष्ट्र को मजबूत करना, आत्मनिर्भर बनाना, भ्रष्टों को उनकी जगह दिखाना, ये जिनका एजेंडा है उनको किसी तरीके से कमजोर करो, क्योंकि ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। उनके जो धंधे हैं, उनके जो जैसे अब आप देखिए जब कोरोना फैला तो अ, अगर भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड ना बनती, तो हमको या तो अमेरिका की फाइज़र की तरफ देखना पड़ता कि वो कब हमें देगी और कब हम लोगों को लगा करके उनकी जान बचाएँगे, या चीन की तरफ देखना पड़ता, या कुछ और देश हैं, उनकी तरफ हमें हाथ फैलाना पड़ता कि भई दे दीजिए। अब हमने कोविशील्ड और कोविशील्ड केवल बनाई नहीं, केवल अपने लोगों को 2-2 3-3 बार लगाई ही नहीं, करीब 150 देशों को हमने वो भेंट भी की और उनको बहुत कम दामों पर सप्लाई भी की, एक्सपोर्ट भी किया उनका। और यही वजह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री को 29 देश अपने यहाँ के नागरिक सम्मानों, सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित कर चुके हैं। आज भारत की जो ग्लोबली एक प्रतिष्ठा है, साख है, उसकी वजह से भी है। लेकिन अमेरिका तो किलस गया था कि हमारा तो पूरा कारोबार ही ठप कर दिया, हमारी तो सारी संभावनाओं पर भारत ने पानी फेर दिया, नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से पानी फेर दिया। चीन किलस गया कि हम दुनिया भर को अ, कोरोना की वैक्सीन देने वाले थे, उससे अरबों रुपया युआन कमाने वाले थे, हमारी दुकानें बंद कर दी। इसी हुँ। तरीके से अगर हम 2 डिफेंस कॉरिडोर कॉरिडोर बना रहे हैं, एक बना लिया है लखनऊ में, एक तमिलनाडु में, और वहाँ पर 200 से ज़्यादा तरह के अस्त्र-शस्त्र तैयार कर रहे हैं और अब तो 20,000 करोड़ रुपए तक की हमने उसकी एक्सपोर्ट भी की है विदेशों को।
हमारी ब्रह्मोस जो है उसकी डिमांड बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये सारे देश जो हैं ये किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत को भी और नरेंद्र मोदी को चलता करना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को वो ढूँढते रहते हैं जो फर्जी मुद्दों को लेकर के आंदोलन छिड़वा सके या छेड़ सके। 10-20 हज़ार लोगों को जिनकी इकट्ठा करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, ताकत हो, ऐसे लोगों को जितना पैसा देना हो दो, लेकिन डिस्टेबलाइजेशन यहाँ करो, किसी भी तरीके से सरकार को और मोदी को बदनाम करो। तो ये हथकंडे आप देख ही रहे हैं। भई यूएस के साथ जो डील हुई है, हुँ, अभी डील का डिटेल भी सामने नहीं आया था, वो बाद में आया। उससे पहले तो यहाँ तमाशा शुरू हो गया था कि किसानों के साथ विश्वासघात हो गया, डेयरी उद्योग के साथ विश्वासघात हो गया। कहाँ से हो गया भई? तुम्हारे पास कौन-सी जानकारी है? तुम कौन-सा सरकार में हो? तुम कौन-सा सिस्टम में बैठे हो? और बाद में जब आया और खुलासा हुआ कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, वो मोदी सरकार ने संरक्षित रखा हुआ है, कोई समझौता ही नहीं किया गया है, तो भी मैं कहूँगा कि अपनी हरामपंथी से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसानों को भड़काने पूरे देश में किसानों में कहीं कोई हलचल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। सबको पता है कि मोदी पहले ही संसद में खड़े होकर के कह चुके थे कि चाहे मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, और मैं किसानों पर, खेती-बाड़ी पर आँच नहीं आने दूँगा, डेयरी उद्योग पर मैं आँच नहीं आने दूँगा। और इसीलिए 8 महीने तक ये वार्ता जारी रही और 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर थोप दिया, गुस्से में आकर के, कि हमारी शर्तें भारत नहीं मान रहा है। लेकिन इनको तो अपनी दुकान चलानी है और दूसरों के हित साधने हैं, जो मोटा खर्चा करने को तैयार हैं। तो उसी समय ये चीन के एजेंडे पर काम करते हुए पाए गए थे, पकड़े गए थे। जब ईडी ने और दूसरी एजेंसियों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और बाद में पता लगा कि कहाँ से एक्चुअल में इसका सोर्स था, जहाँ से इनको बड़ा मोटा पैसा मिला था। सर लेकिन ये जमात जो है ये तो चीन के एजेंडे पर काम करती रहती है ना। आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल गिरा दिए। एक तो अंदर बैठा हुआ जो एक हाफ फ्रंट है वो भी ये सवाल पूछ रहा था और चाइना ने तो बाकायदा पैसे देकर ये जो वेस्टर्न मीडिया है उसमें आर्टिकल छपवाए थे कि हमने कितने राफेल गिरा दिए ताकि उनका J-17 जो है उसकी बिक्री बढ़ जाए। और जब इसका खुलासा हुआ था तो कैसे चाइना ने वो आर्टिकल वापस ले लिए थे। तो उसमें भी तो हमारे देश के कितने पत्रकार शामिल थे सर? हमारे देश के तो नेता ही शामिल थे उसमें। चीन के विमान, अमेरिका के विमान गिरे थे, कुल मिलाकर के उस समय तो खबर आ रही थी कि 5 या 6 गिरे हैं, लेकिन बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही भंडाफोड़ कर दिया कि 8 विमान गिरे थे। हुँ, और ये भी पता लगा कि वो सब के सब पाकिस्तान के थे। एक इनका विमान तो जो टोही विमान था, उसने जब उड़ान भरी थी भारत के लिए और जैसे ही हमारे यहाँ पता लगा तो करीब-करीब 300 सवा 300 किलोमीटर दूरी पर उसको उड़ाया गया था। तो ये तो बाद में सारी चीज़ें सामने आ गई थी ना, उनके एयरबेस सारी चीज़ें, तो जितना नुकसान हमने तो चैलेंज किया था। अजित डोभाल साहब ने एक सेमिनार में चैलेंज किया था कि जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। अ, आप एक सबूत, एक तस्वीर दिखा दो कि आपने कहीं हमारे किसी एक एयरबेस के किसी दीवार पर भी कोई अ, निशान छोड़ा हो हमले का। जितने ड्रोन भेजे गए, जितनी मिसाइलें भेजी गई, जो भी इन्होंने कोशिश की, सबको हमने तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया था। और हमारी सर छाप वहाँ हर जगह थी। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे। मुरीद के से लेकर के और सारे जितने बहावलपुर वाले और उधर ऊपर भी जहाँ हिजबुल का हेडक्वार्टर था, सबको उड़ाया। इनके एयरबेस उड़ाए, इनके रडार उड़ाए। ये तो घुटनों पर आ गए थे चौथे दिन। तो इनके प्रोपेगेंडा अपनी जगह हैं, लेकिन
पूरे देश को और पूरी दुनिया को मैसेज गया कि जरा-सी खुरापात करोगे, हालाँकि वो जरा-सी खुरापात नहीं थी जो पहलगाम में हुई थी। 26 हिंदुओं का जेनोसाइड था वो सीधे-सीधे। उनकी पहचान करके उनको मारा गया था। तो ऐसे में भी अगर देश एकजुट नहीं है और दूसरों से पैसे लेकर के आप ये पाखंड करते हैं, ये वितंडा खड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक नैरेटिव बनाने की गवर्नमेंट के और भारतीय फौजों के खिलाफ कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा किसी के लिए? सर, जिस राफेल को गिराने का दावा पाकिस्तान कर रहा था, हमारे देश के अंदर बैठा हाफ फ्रंट कर रहा था, हमारा विपक्ष कर रहा था, वो राफेल विमान तो उड़ान भर रहा था 26 जनवरी के दिन। तब पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि कैसा प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन सर, आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने ही कितने सारे एनजीओज़ की फंडिंग रोकी थी, जो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से ऐसे ही फेमा को धता दिखाकर फंड ले रहे थे विदेश से। तो उन सब की पोल पट्टी भी तो खुली थी। तो अब तो सर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं, जो इस तरह का एजेंडा चलाते हैं, उनको एक हिंट मिल गया है, एक सबक मिल गया है, एक इशारा मिल गया है कि वो भी बख्शे नहीं जाएँगे। क्योंकि पहली बार किसी न्यूज़ पोर्टल पर इतनी बड़ी मात्रा में 184 करोड़ का पेनल्टी का नोटिस भेजा गया है, जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो ये एक तरह से मान सकते हैं कि लुटियन गैंग के लिए खतरे की घंटी हो गया है। केवल लुटियन नहीं अंजू जी, देश में अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काली भेड़ें बैठी हुई हैं। मैं तो चूँकि चंडीगढ़ रहा हूँ, जब अमर उजाला की लॉन्चिंग करनी थी हुँ, जुलाई 99 में, तो मुझे भेजा गया था और उस समय मैं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ सब नेटवर्क तैयार कर रहा था। उस समय मुझे वहाँ के पत्रकारों के बारे में जो-जो जानकारियाँ मिलती थी, मैं हैरान रह जाता था। कोई कोई तटस्थ और स्वतंत्र पत्रकार ढूँढे से ही मिलता था वहाँ पर। कोई चौटाला के लिए काम कर रहा है, कोई कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कोई अकालियों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख जाता था उनका रवैया। और फिर बाद में बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि किसने किसको ओबलाइज़ कर रखा है, किस पत्रकार को क्या दे रखा है। प्लॉट से लेकर के बसों के लाइसेंस तक और पता नहीं क्या-क्या। तो ये काली भेड़ों की मतलब मैं केवल एक चंडीगढ़ का उदाहरण दिया है। देश में जितने राज्य हैं, जितनी राजधानियाँ हैं, वहाँ मेरे विचार से तो इसी तरीके से काम होते हैं। सर तो अब हर जगह दिल्ली में जो जो लुटियन मीडिया है, वो तो है ही बदनाम। लेकिन अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में भी ऐसी बहुत सारी काली भेड़ हैं। सर बहुत दूर क्यों जा रहे हैं? अभी जो एक पूरी की पूरी लिस्ट आई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी पत्रकारों को ऑब्लाइज़ करती थी, उनको अलग-अलग कॉलेजों में जो दिल्ली सरकार के अंडर आते थे, वहाँ प्रोफ़ेसर बना रखा था और 4.5 से 5 लाख रुपए हर महीने उनको दिए जाते थे। वो तो पूरी की पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये जो आजकल उनके एक प्रवक्ता है अनुराग ढांडा, वो भी उस लिस्ट से बाहर निकले हैं। तो ये तो आम आदमी पार्टी यहाँ कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या ये खेल पंजाब में नहीं कर रही होगी सर? और फिर याद कीजिए अभी हाल ही में पत्रकारों की एक जमात 8-10 पत्रकार महीना या डेढ़ महीना अमेरिका में रहकर आए थे। सर एक दिन भी विदेश में रहना और टिकट लेकर अमेरिका जाना आसान होता है किसी पत्रकार के लिए? हाँ, नहीं होटल और खान-पान और घूमना, ये बहुत महँगा सौदा होता है। अरे वो क्या नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एक और उनके समय में बहुत सारे पत्रकारों को और कुछ संस्थाओं को, पत्रकार संगठनों को 10-10 लाख रुपए की रेवड़ियाँ बाँटी गई थी। और उनमें एक बड़े ऊँचे शेखी कोर जो कुर्ता और धोती पहनते थे, ऊपर जैकेट पहनते थे और बड़ी शेखियाँ बघारते थे कि मैं तो अगर अफ़गानिस्तान में भी जाकर के लैंड करूँ तो वहाँ के राष्ट्रपति आकर के मुझे रिसीव करते हैं। मेरी तो बेनज़ीर भुट्टो से इस तरह की थी और मेरा तो नवाज़ शरीफ जो हैं इतना सम्मान करते हैं। उसने भी 10 लाख पकड़ रखे थे, उस मुख्यमंत्री से। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, क्या बताया जाए? बहुत कम ऐसे होंगे जो बिके हुए नहीं हैं, जो अपनी मेहनत से, अपने गट्टों की कमाई से ही अपना घर चलाते हैं। और वरना तो बहुत सारे जितनी पूँछ उठाओगे सब ऐसे ही मिलेंगे आपको।
सर, लेकिन जो ये पूँछ उठाने वाले ऐसे पत्रकार हैं एजेंडाधारी, विदेशी फंड पर पलने वाले, उनके लिए कम से कम ये मामला एक नज़ीर साबित होगा। ये जो प्रबीर पुरकायस्थ पर 184 करोड़ का, एक तो 120 उनकी संस्था पर, उनके पोर्टल पर, और 64 करोड़ उन पर जो पेनल्टी लगाई गई है सर, ये ज़रूर एक नज़ीर बनेगा इन सब के लिए। और हो सकता है कि अब इस तरह के लेख लिखने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि पकड़े तो जाएँगे। बहुत पैनी नज़र है अमित शाह की, उससे बच नहीं पाएँगे। पहले एनजीओज़ पर इतने सारे प्रतिबंध लगाए गए थे, फंड उनको भी विदेश से मिलता था और इनको भी मिल रहा है, तो ये एक पोर्टल सामने आया, इसका मतलब ये है कि ईडी की लिस्ट में और भी बहुत सारे पोर्टल हैं, उनका भी बहुत जल्दी भंडाफोड़ होगा। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।